बड़ी सोच का बड़ा जादू। काम में जुटने की आदत डालें। अपने मानसिक इंजन को चालू करें मशीनी तरीके से। एक युवक लेखक बनना चाहता था, परंतु उसने जो कुछ लिखा था वह सफल लेखन नहीं कहा जा सकता था। इस लेखक ने मेरे सामने यह स्वीकार किया, मेरी समस्या यह है कि कई बार पूरा दिन या पूरा हफ्ता निकल जाता है और मैं एक पेज भी नहीं लिख पाता। उसने कहा, लेखन रचनात्मक कार्य है। इसके लिए आपको प्रेरणा मिलिए, आपका मूड होना चाहिए। यह सच है कि लेखन रचनात्मक होता है, परंतु मैं आपको एक सफल लेखक की बात बताना चाहता हूँ, जिसने कहा था कि यही वह राज की बात है जिसके कारण वह इतना सफल लेखन कर पाया। मैं दिमाग को मजबूर करने वाली तकनीक का इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास हर काम की डेडलाइन मौजूद होती है और मैं प्रेरणा के आसमान से उतरने का इंतज़ार नहीं करता। मैं मूड के सही होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकता। मुझे मूड बनाना पड़ता है। यह रहा मेरा तरीका। मैं अपनी टेबल कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, फिर मैं अपनी पेंसिल उठाकर लिखने बैठ जाता हूँ। जो भी मन में आता है उसे लिखने लगता हूँ। मैं लाता हूँ और कुछ समय बाद मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मेरा मस्तिष्क सही दिशा में चला जाता है और मुझे प्रेरणा मिल जाती है और मेरा सचमुच ही लिखने का मूड बन जाता है। कई बार जब मैं नहीं लिख रहा होता हूँ तब मेरे दिमाग में अचानक जोरदार विचार आ जाते हैं, परंतु ऐसे विचार मेरे लिए बोनस की तरह हैं। ज़्यादातर अच्छे विचार मेरे दिमाग में तभी आते हैं जब मैं काम करने बैठ जाता हूँ। कर्म होने से पहले कर्म करना पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज़ अपने आप शुरू नहीं होती। वे यंत्र भी नहीं जिनका आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आपके घर में ऑटोमेटिक एयर कंडीशनर होगा, परंतु आपको अपना मनचाहा तापमान तो चुनना ही पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। आपकी कार अपने आप गियर बदल देती है, परंतु इससे पहले आपको सही लीवर दबाना पड़ता है। यही सिद्धांत दिमाग के कर्म के बारे में भी सही है। आपको अपने दिमाग को सही गियर में लाना होगा, तभी यह आपके लिए सही काम करेगा। एक युवा सेल्स मैनेजर ने बताया कि वह किस तरह अपने सेल्समैनों को मशीनी तरीके से दिन शुरू करने का प्रशिक्षण देता है। हर सेल्समैन जानता है कि घर घर जाकर सामान बेचने वाले सेल्समैनों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर सेल्समैन को सुबह की पहली बिक्री से डर लगता है। वह जानता है कि उसका दिन भारी गुजरेगा, इसलिए वह पहले घर का दरवाज़ा खटखटाने से बचता रहता है। वह 2 कप कॉफ़ी ज़्यादा पीता है। वह अड़ोस पड़ोस में फालतू घूमता रहता है और दर्जनों बेकार काम करता है, सिर्फ इसलिए कि वह पहले घर का दरवाज़ा खटखटाने से बच सके। मैं हर नए व्यक्ति को इस तरह सिखाता हूँ। मैं उसे बताता हूँ कि शुरू करने का एक ही तरीका होता है और वह है शुरू करना। काम को टालो मत, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, बस शुरू कर दो। अपनी गाड़ी खड़ी करो, अपना सैंपल केस निकाल लो, दरवाजे तक जाओ, घंटी बजाओ, मुस्कुराओ, गुड मॉर्निंग कहो और अपनी बात मशीनी तरीके से ग्राहक के सामने रखो और इसके बारे में ना तो ज़्यादा चिंता करो ना ही सोचो। इस तरह दिन शुरू करने से आपकी हिचक दूर हो जाती है। दूसरे तीसरे घर के दरवाजे के सामने पहुँचते पहुँचते आपका दिमाग पैना हो जाएगा और आपकी प्रस्तुतियाँ अपने आप प्रभावी हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने कहा था कि जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या गर्म बिस्तर से निकलकर ठंडे कमरे में आना थी और उसकी बात में दम था। आप जितनी देर तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे और सोचते रहेंगे कि बाहर निकलना कितना कष्टदायक है, ऐसा करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस तरह की सीधी सादी सी बात में भी, जिसमें आपको अपनी चादर हटाकर और पैरों को फर्श पर रखना है, आपको डर लगता है। संदेश स्पष्ट है, जो लोग दुनिया में कुछ करते हैं वे इस बात का इंतज़ार नहीं करते कि कब उनका मूड सही होगा, बल्कि वे मूड को सही करने की सामर्थ्य रखते हैं। यह 2 प्रयोग हैं। नंबर 1, छोटे परंतु कष्टदायक कामों को करने के लिए मशीनी तरीके का इस्तेमाल करें।
उस काम के बुरे पहलुओं के बारे में सोचे, आप बिना सोचे उस काम को करना शुरू कर दें। शायद ज़्यादातर महिलाओं को बर्तन साफ करना सबसे कष्टदायक काम लगता होगा। मेरी माँ भी इसका अपवाद नहीं थी, परंतु उन्होंने इस काम को फुर्ती से निपटाने का मशीनी तरीका ईजाद कर लिया था ताकि इसके बाद वे अपना मनचाहा काम कर सकें। जब वे डाइनिंग टेबल से जाती थी तो वे मशीनी अंदाज में बर्तन इकट्ठे कर लेती थी और उन्हें साफ करना शुरू कर देती थी। कुछ ही मिनटों में उनका काम खत्म हो जाता था। क्या यह तरीका बर्तन सिंक में जमा करते रहने और उन्हें देख देख कर चिंता करने से बेहतर नहीं है? आज यह करके देखें। एक ऐसा काम चुन लें जो आपको नापसंद है, फिर बिना उस बारे में सोचे या बिना उससे डरे उस काम को कर दें। नापसंदी के छोटे छोटे कामों को करने का यही तरीका सबसे प्रभावी है। नंबर 2, अगला कदम यह है कि आप विचार करने, योजनाएं बनाने, समस्याएं सुलझाने और दूसरे दिमागी कामों के लिए भी मशीनी तरीके का इस्तेमाल करें। आप मूड बनने का इंतज़ार करें, इसके बजाय बेहतर यही है कि आप बैठ जाएं और अपने मूड को बना लें। यहाँ एक खास तकनीक दी जा रही है जो आपकी काफ़ी मदद करेगी। पेंसिल और कागज़ का इस्तेमाल करें। 5 सेंट की छोटी सी पेंसिल दुनिया का सबसे महान एकाग्रता यंत्र है। अगर मुझे एक बहुत शानदार साइड प्रूफ ऑफिस और पेंसिल कागज़ में से किसी एक को चुनना हो तो मैं यकीनन पेंसिल और कागज़ को चुनूंगा। पेंसिल और कागज़ से आप अपने दिमाग को किसी समस्या से बांध सकते हैं। जब आप किसी विचार को कागज़ पर लिखते हैं तो आपका पूरा ध्यान अपने आप उस विचार पर केंद्रित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग एक साथ 2 काम नहीं कर सकता। एक ही समय पर आपका दिमाग एक विचार को सोचे और दूसरे विचार को लिखें, यह नहीं हो सकता। और जब आप कागज़ पर कुछ लिखते हैं तो आप दरअसल अपने दिमाग पर लिख रहे हैं। प्रशिक्षणों से यह साबित हो चुका है कि अगर आप कागज़ पर लिखकर कोई चीज़ याद करते हैं तो वह आप समय तक और ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती है। और एक बार आप एकाग्रता के लिए पेंसिल और कागज़ की इस तकनीक में पारंगत हो जाएं तो फिर आप शोरगुल के माहौल में भी सोच सकेंगे। आप सोचना चाहें, लिखना शुरू कर दें या डायग्राम बनाना शुरू कर दें। अपने मूड को बनाने का यह बेहतरीन तरीका है। अब मैं आपको सफलता का जादुई फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। कल, अगले सप्ताह, बाद में और किसी दिन, फिर किसी समय, यह सभी असफलता के शब्द कभी नहीं के पर्यायवाची हैं। बहुत सारे अच्छे सपने कभी सच नहीं हो पाते क्योंकि हम यही कहते रह जाते हैं, मैं उसे किसी दिन शुरू करूंगा, जबकि हमें यह कहना चाहिए, मैं इसे अभी शुरू करता हूं। एक उदाहरण ले, पैसे बचाने का। हर व्यक्ति मानता है कि पैसे बचाना एक अच्छी बात है, परंतु यह अच्छी बात है इसका यह मतलब नहीं है कि सभी लोग योजनाबद्ध तरीके से बचत करते हैं और निवेश करते हैं। कई लोगों का बचत करने का इरादा तो होता है, परंतु बहुत कम लोग अपने इरादे पर अमल कर पाते हैं। एक युवा दंपत्ति ने इस तरह बचत करना शुरू किया। बिल की तनख्वाह $1000 थी, परंतु वह और उसकी पत्नी जेनेट हर माह $1000 खर्च भी कर डालते थे। दोनों ही बचत करना चाहते थे, परंतु कोई ना कोई ऐसा कारण आ जाता था जिससे वे कभी बचत नहीं कर पाए। सालों तक वे सोचते रहे, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे, जब हमारी अमुक चीज़ की किस्तें ख़त्म हो जाएगी तब हम बचत करना शुरू करेंगे। अगले महीने, अगले साल, आखिरकार जेनेट को बचत करने की अपनी असफलता पर गुस्सा आ गया। उसने बिल से कहा, देखो बिल, हम कभी बचत कर पाएंगे या नहीं? बिल ने जवाब दिया, हाँ, हमें करना तो है, परंतु हम अभी कर ही क्या सकते हैं। परंतु इस बार जेनेट करो या मरो वाले मूड में थी। हम सालों से बचत करने की सोच रहे हैं। हम इसलिए नहीं बचा पाते क्योंकि हमने यह सोच रखा है कि हमसे बचत नहीं होगी। इसके बजाय अब हम यह सोचना शुरू कर दें कि हम बचत
कर सकते हैं। मैंने आज एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा है कि अगर हम हर महीने $100 भी बचाते हैं तो 15 सालों में हमारे पास $8,000 जमा हो जाएंगे और उसके साथ ही हमें $6,600 ब्याज भी मिलेगा। विज्ञापन में यह भी लिखा था कि खर्च करने के बाद बचत करना मुश्किल होता है, जबकि बचत करने के लिए तनख्वाह खर्च करना आसान होता है। अगर तुम साथ दो तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह का 10% हम शुरू में ही बचत खाते में डाल देंगे। अगर महीने के आखिर में हमें फाके भी करने पड़े तो मैं उसके तैयार हूँ। बिल, इस तरह अगर हम ठान लें तो हम बचत कर सकते हैं। बिल और जेनेट को कुछ महीनों तक तो मुश्किल आई, परंतु जल्दी ही उन्होंने अपने नए बजट के हिसाब से आसानी से घर चलाना सीख लिया। अब बचत करने में भी उनको उतना ही जितना उन्हें पहले खर्च करने में आता था। किसी दोस्त को चिट्ठी लिखना चाहते हैं, अभी लिख दें। आपके पास एक विचार आया है कि आपका बिजनेस किस तरह बढ़ा है, इस विचार को अभी प्रस्तुत कर दें। बेंजामिन फ्रैंकलिन की सलाह याद रखें, कल पर वह काम न टालें जिसे आप आज कर सकते हैं। याद रखें, अभी काम करने का तरीका सफलता का तरीका है, जबकि फिर किसी दिन या फिर कभी काम करने की सोच असफलता का तरीका है। एक दिन मैं अपनी पुरानी बिजनेस मित्र से मिलने गया। वह एक कॉन्फ्रेंस से अभी हॉल लौटी थी। जब मैंने उसे देखा तो मैंने महसूस किया कि वह किसी बात से परेशान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफ़ी निराश थी और मेरा अनुमान सही था। उसने आते ही कहा, मैंने आज सुबह मीटिंग की क्योंकि मैं चाहती थी कि कंपनी की पॉलिसी में जो बदलाव प्रस्तावित हैं उसके बारे में कुछ मदद मिल सके। परंतु मुझे किस तरह की मदद मिली? मेरे साथ 6 लोग मीटिंग में थे और केवल एक ही ने अपने विचारों का योगदान दिया। 2 और लोगों ने कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ मेरे शब्दों को दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पत्थर से सिर फोड़ रही हूँ। मैं यह नहीं जान पाई कि प्रस्तावित पॉलिसी परिवर्तन के बारे में इन लोगों दरअसल, उसने आगे कहा, होना यह चाहिए था कि हर व्यक्ति मुझे यह बताता कि वह क्या सोचता था। आखिरकार इससे उन सभी को प्रभावित होना था। मेरी मित्र को मीटिंग में कोई मदद नहीं मिली, परंतु अगर आप मीटिंग खत्म होने के बाद हॉल में जाते तो आपको उन्हीं चुप्पी लोगों के मुंह से इस तरह की टिप्पणियां सुनने को मिल जाती। मेरी इच्छा तो हुई कि मैं कुछ कह दूं। किसी ने यह क्यों नहीं कहा कि मुझे नहीं लगता हमें आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर पत्थर टाइप के यह लोग जो मीटिंग रूम में चुपचाप बैठे रहते हैं, मीटिंग के बाद बहुत बोलते हैं। जब उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वक्त निकल जाता है तो वे जागते हैं और सक्रिय होते हैं। बिजनेस मीटिंग में लोग अपनी राय, आपके विचार जानना चाहते हैं। जो व्यक्ति राय को अपने दिमाग की तिजोरी में ही बंद रखता है वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। बोलने की आदत डालें। हर बार जब आप बोलने के लिए खड़े होते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। अपने रचनात्मक विचारों के साथ आगे आएं। हम सभी जानते हैं कि कॉलेज के विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी किस तरह करते हैं। जो नाम के एक विद्यार्थी ने भी एक शाम को बहुत पढ़ने का फैसला किया क्योंकि अगले दिन उसकी परीक्षा थी। यहाँ यह बताया गया है कि उसके फैसले का क्या हुआ और उसकी शाम किस तरह गुजरी। जो शाम को 7 बजे पढ़ने के लिए तैयार था, परंतु उसका डिनर कुछ भारी हो गया था, इसलिए उसने सोचा कि वह कुछ देर टीवी देख ले। कुछ देर करते करते उसने 1 घंटे तक टीवी देखा क्योंकि सीरियल उसे पसंद आ गया था। 8 बजे वह अपनी टेबल पर बैठ गया, लेकिन तत्काल ही उठ गया क्योंकि उसे अचानक याद आ गया कि उससे अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है। इसमें 40 मिनट लग गए। उसने पूरे दिन उससे बात नहीं की थी। किसी का फ़ोन आ गया जिसमें 20 मिनट लग गए। अपनी डेस्क पर आते आते जो की इच्छा हुई कि वह पिंग पोंग खेल लें।
इसमें 1 और घंटा बर्बाद हो गया। पिंग पोंग खेलने के बाद उसे पसीना आ गया था, इसलिए वह नहा भी लिया। नहाने के बाद उसे भूख लगी, क्योंकि पिंग पोंग और नहाने के बाद भूख लगना स्वाभाविक था, और इस तरह उसकी शाम बर्बाद हो गई। उसके इरादे तो अच्छे थे, परंतु वह इरादों पर अमल नहीं कर पाया। आखिरकार 1 बजे रात को उसने अपनी पुस्तक खोली, परंतु उसे इतनी नींद आ रही थी कि वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने नींद के आगे हार मान ली। अगली सुबह उसने अपने प्रोफेसर को बताया, मुझे लगता है कि आप मुझे अच्छे नंबर देंगे। मैंने इस परीक्षा के लिए सुबह 2 बजे तक पढ़ाई की है। जो कार्य करने में नहीं जुटा, क्योंकि उसने कार्य करने की तैयारी में बहुत समय बर्बाद कर दिया, और जो ही ज़्यादा तैयारी का एकमात्र शिकार नहीं है, जो नाम का सेल्समैन या एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल वर्कर, जो से फाइल नाम का हाउसवाइफ, यह सभी इसी तरह के तैयारी करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले वे इसलिए गपशप करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, पेंसिल तेज करते हैं, पढ़ते हैं, पेज साफ करते हैं, टीवी देखते हैं और कई ऐसी चीज़ें करते हैं जिनमें फालतू समय बर्बाद होता है। परंतु इस आदत को दूर करने का एक तरीका है, अपने आप से यह कहें, मैं अभी शुरू करने की हालत में हूँ। काम टालने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं तैयारी में जितना समय और ऊर्जा बर्बाद करूँगा, उसका इस्तेमाल मैं काम करने में कर सकता हूँ। मशीन के पुर्जे बनाने वाली कंपनी के एक बॉस ने अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव से यह कहा, इस बिज़नेस में हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनके पास दमदार विचार हो और उन पर अमल करने का दम भी हो। हमारी कंपनी का हर काम बेहतर तरीके से हो सकता है, चाहे उत्पादन हो, मार्केटिंग हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हम अभी खराब काम कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हर सफल कंपनी की तरह हमें नए सामानों, नए बाज़ारों, नए विचारों और नए उपायों की ज़रूरत है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पहल करें। वही हमारी टीम के कप्तान बनने काबिल हैं। पहल करना कर्म करने का एक खास पहलू है। पहल करने का मतलब है बिना किसी के कहे कोई महत्वपूर्ण काम करना। पहल करने वाला व्यक्ति हर बिजनेस और हर प्रोफेशन में अलग दिख जाता है और उसकी आमदनी भी काफ़ी होती है। मुझे एक दवाई बनाने वाली कंपनी का व्यक्ति मिला। वह मार्केटिंग रिसर्च का डायरेक्टर था। उसने मुझे बताया कि वह इस पद पर कैसे पहुंचा। पहल की शक्ति का यह एक अच्छा सबूत है। 5 साल पहले मेरे मन में एक विचार आया। उसने मुझे बताया, मैं तब एक मशीनरी सेल्समैन की तरह काम कर रहा था, जो होलसेलर्स से मिला करता था। मैंने यह पाया कि हमारे पास अपने ग्राहकों के बारे में आंकड़ों की कमी थी। मैंने कंपनी के हर व्यक्ति से इस बारे में बात की। मैंने उन्हें बताया कि हमें मार्केटिंग रिसर्च की ज़रूरत है। पहले तो सबने मेरी बात अनसुनी कर दी, क्योंकि मैनेजमेंट को इसका महत्व समझ में नहीं आया, परंतु मुझे पक्का विश्वास था कि हमारी कंपनी में मार्केटिंग रिसर्च होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहल करने का फैसला किया। मैंने मैनेजमेंट की अनुमति के बाद फैक्ट्स ऑफ ड्रग मार्केटिंग नाम की एक मासिक रिपोर्ट तैयार की। मैंने हर जगह से जानकारी इकट्ठी की। मैं ऐसा हर महीने करता और जल्दी ही मैनेजमेंट और दूसरे सेल्समैनों को यह समझ आ गया कि मैं जो कर रहा हूँ वह सचमुच महत्वपूर्ण है। इसके बाद वे भी इस काम में दिलचस्पी लेने लगे। अपनी रिसर्च शुरू करने के 1 साल बाद मुझे अपनी नियमित नौकरी से हटा दिया गया और मुझसे कहा गया कि मैं सिर्फ अपने विचारों को विकसित करने पर पूरा ध्यान दूं। बाकी बातें तो साधारण तरीके से हुई। आज मेरे पास 2 सहयोगी, 1 सेक्रेटरी और 3 गुना ज़्यादा तनख्वाह है। लीडर बनने की कला विकसित करने के लिए यहाँ पर 2 अभ्यास दिए गए हैं। नंबर 1, संघर्ष करने वाला बने। जब आप ऐसी कोई बात सोचें तो आपके हिसाब से की जानी चाहिए, तो आप तत्काल उस विचार को उठा लें और फिर उसके लिए संघर्ष शुरू कर दें।
मेरे पड़ोस में ही एक नई कॉलोनी बन रही थी जो लगभग 2/3 बन चुकी थी, परंतु इसके बाद उसका ठप हो गया। कुछ ऐसे परिवार वहां रहने आ गए जो लापरवाह लोग थे। इससे कई अच्छे परिवारों को उस जगह से अपने मकान बेचकर जाना पड़ा। जैसा अक्सर होता है, परवाह करने वाले लोगों को भी लापरवाह लोगों की सोहबत का असर हुआ और पूरी कॉलोनी की लापरवाही हो गई। परंतु हैरी एल ऐसा नहीं हुआ। वह माहौल की परवाह करता था और उसने फैसला किया कि वह इसे अच्छी कॉलोनी बनाने के लिए संघर्ष करेगा। हैरी ने अपने कुछ दोस्तों से बात की। उसने बताया कि यह कॉलोनी एक बेहतरीन कॉलोनी बन सकती है, परंतु इसके लिए प्रयास करने होंगे, वरना यह थर्ड कॉलोनी बनकर रह जाएगी। हैरी के उत्साह और पहल का स्वागत हुआ। जल्दी ही वहां पर साफ सफाई शुरू हो गई। बगीचे की योजना पर काम शुरू हो गया। वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया। स्विमिंग पूल भी बन गया। लापरवाह परिवार भी उत्साही समर्थक बन गए। पूरी कॉलोनी में एक नई जान आ गई थी। अब वहां से निकलने पर दिल खुश हो जाता है। इससे यह पता चलता है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहे तो नरक को भी स्वर्ग में बदल सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस में एक नया डिपार्टमेंट बनना चाहिए, या आपकी कंपनी को बाजार में एक नया सामान लाना चाहिए, या किसी और तरीके से तरक्की करनी चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है तो उस विचार के लिए संघर्ष करें। क्या आपको लगता है कि आपके चर्च में नई इमारत की ज़रूरत है? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल और संघर्ष करें। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के स्कूल में कंप्यूटर लगने चाहिए? अगर हाँ, तो इसके लिए पहल करें और ऐसा संभव बनाएं। और आप यह बात जान लें, हालांकि यह संघर्ष शुरुआत में एक व्यक्ति का संघर्ष ही होता है, परंतु अगर विचारों में दम हो तो जल्दी ही बहुत से लोग आपके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। कर्मठ और संघर्षशील व्यक्ति बने। नंबर 2, स्वयंसेवी बने। हम में से हर एक के जीवन में ऐसा मौका आया होगा जब हम किसी संस्था में स्वयं सेवा करना चाहते होंगे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया। कारण क्या था? डर। यह डर नहीं कि हम काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि यह डर कि लोग क्या कहेंगे। यह डर कि लोग हम फंसेंगे, हमें जुगाड़ू कहेंगे, हमें महत्वाकांक्षी समझेंगे। यही डर बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। यह स्वाभाविक है कि आप लोगों का समर्थन, उनकी तारीफ चाहे, परंतु खुद से पूछें, मैं किन लोगों की तारीफ चाहता हूँ? उन लोगों की जो मुझ पर ईर्ष्या के कारण हंसते हैं, या उन लोगों की जो कर्मठता से काम करके सफल होते हैं? सही विकल्प क्या है, यह बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वयंसेवी अलग दिख जाता है, उसकी तरफ खास तवज्जो दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह स्वयं सेवा करके अपनी विशेष योग्यता और महत्वाकांक्षा को सबके सामने ले आता है। निश्चित रूप से स्वयंसेवक को विशेष काम सौंपे जाएंगे। आप बिजनेस, मिलिट्री या अपने समुदाय के जिन लीडर्स को जानते हो उनके बारे में सोचें। क्या वे कर्मठ लगते हैं? क्या वे निठल्ले लगते हैं? 10 में से 10 लीडर कर्मठ होंगे। ऐसे लोग होंगे जो काम पूरा करके दिखाते हैं। वह व्यक्ति जो पर खड़ा रहता है, वह व्यक्ति जो दुखी होता रहता है, वह निठल्ला होता है। जो सिर्फ इसलिए वही रह जाता है क्योंकि वह कर्म के मैदान में नहीं उतरता। जो विचार करता है और उस पर अमल करता है, उस कर्मठ के पीछे कई लोग आ जाते हैं और वह लीडर बन जाता है। जो व्यक्ति काम करता है, लोग उस पर विश्वास करते हैं। वे मान लेते हैं कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। मैंने किसी की तारीफ इस बात के लिए नहीं सुनी। वह व्यक्ति किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, वह व्यक्ति काम नहीं करता, या जब तक उसे बताया न जाए वह कुछ नहीं करता। क्या आपने इन बातों के लिए किसी की तारीफ होते देखी है? कर्म की आदत को बढ़ावा दें। इन मुख्य बिंदुओं का अभ्यास करें। नंबर 1, कर्मठ बने।
काम करने वाला बने, काम टालने वाला ना बने। नंबर 2, परिस्थितियों के आदर्श होने का इंतजार ना करें, वे कभी आदर्श नहीं होंगी। भविष्य की बाधाओं और कठिनाइयों की उम्मीद करें और जब वे आएं तब आप उन्हें सुलझाने का तरीका खोजें। नंबर 3, याद रखें केवल विचारों से सफलता नहीं मिलती, विचारों का मूल्य तभी है जब आप उन पर अमल करें। नंबर 4, डर भगाने और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए कर्म करें। जिस काम से आप डरते हो वो करें और आपका डर भाग जाएगा। कोशिश करके देखें। नंबर 5, अपने मानसिक इंजन को मशीनी तरीके से चालू करें। सही मूड बनने का इंतजार ना करें, कर्म शुरू कर दें और आपका मूड अपने आप ही सही हो जाएगा। नंबर 6, अभी काम शुरू करने के बारे में सोचें, कल, अगले सप्ताह, बाद में और इसी तरह के शब्द असफलता के शब्द कभी नहीं हैं। इस तरह के व्यक्ति बने, मैं अभी इस काम को शुरू कर देता हूँ। नंबर 7, कार्य में जुट जाएं, कार्य की तैयारी में समय बर्बाद ना करें, इसके बजाय सीधे काम में लग जाएं। नंबर 8, पहल करें, संघर्ष करें, गेंद छीन कर गोल की तरफ दौड़ लगाएं, स्वयं सेवक बने, यह बताएं कि आप में कर्म करने की योग्यता और महत्वाकांक्षा है। अपने दिमाग को गियर में डाल दें और सफलता की राह पर चल पड़ें।